11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समुच्चय। इंग्लिश में हम लोग उसको सेट्स बोलते हैं। समुच्चय आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए आपका जो अगला ही चैप्टर है वो संबंध और फलन है, तो वहाँ पे संबंध जो है वो समुच्चय के गुणन के रूप में ही परिभाषित होता है। और प्रायिकता में आप देखेंगे समुच्चय का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे टर्म्स परिभाषित करते हैं। और आपका जो इंजीनियरिंग या हायर मैथ्स की हम बात करें तो वहाँ पर भी समुच्चय का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो कुल मिला के समुच्चय जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं समुच्चय की परिभाषा से। देखते हैं समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो समुच्चय की अगर हम बात करें तो परिभाषा हम देखते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा जो है हमारे पास समुच्चय की वो है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुपरिभाषित संग्रह हमारे पास है, वस्तुओं का संग्रह है। और कैसा संग्रह है? सुपरिभाषित। तो किस संग्रह को हम सुपरिभाषित कहेंगे, किसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, और उसी के अनुसार हम किस संग्रह को समुच्चय कहेंगे, किस संग्रह को समुच्चय नहीं कहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सुपरिभाषित का क्या मतलब है यहाँ पे। तो सुपरिभाषित, ठीक है, तो सुपरिभाषित कोई संग्रह है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास है। पहला जो है वो ये है कि संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए, मतलब जो हम वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक नियम होना चाहिए जिसके हिसाब से हम बता सके कि कोई एक वस्तु है वो उस संग्रह में आती है या नहीं आती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक नियम होना चाहिए पता करने के लिए कि कोई वस्तु हमारे पास दी गई है, उस वस्तु को हम बोल सकते हैं कि वो संग्रह में है या फिर बोल सकते हैं कि वो संग्रह में नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे पास है सम संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो सम संख्याओं का संग्रह, यहाँ पे जो नियम है वो है कि जो संख्या मेरे पास सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को मान लीजिए मेरे को 5 पता करना है, 5 इस संग्रह में आता है या नहीं आता है, तो मैं नियम के हिसाब से देखूंगा। 5 एक सम संख्या नहीं है तो इस संग्रह में नहीं आता है। उसी प्रकार मैं देखूंगा 6 इस संग्रह में आता है या नहीं आता है, तो 6 एक सम संख्या है तो इस संग्रह में आती है। उसी तरह 7 इस संग्रह में नहीं आती है क्योंकि विषम है। 8 इस संग्रह में आती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक नियम है हमारे पास। नियम क्या है कि जो सम संख्याएं हैं हम उन्हीं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो किसी एक संख्या को मैं बता सकता हूँ इसमें है या नहीं है। ये 5 सम संख्या नहीं है तो 5 इसमें नहीं है। 6 सम संख्या है तो 6 इसमें है। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। किताबों का संग्रह अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो अगर आपके पास
मान लीजिए आपकी जो गणित की किताब है, आपसे बोलूं क्या इस संग्रह में है, क्योंकि वो किताब है तो वो संग्रह में है। और अगर मैं आपके पास किताबों के संग्रह में अगर कुर्सी की बात करूं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या ये वस्तु इस संग्रह में है? तो आप देखेंगे कि वस्तु किताब नहीं है, कुर्सी है, तो इस संग्रह में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक नियम हमारे पास है, उस नियम से हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई वस्तु संग्रह में आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो इस सुपरिभाषित होने के लिए पहला हमारे पास बिंदु है। उससे दूसरा जो एक और हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है किसी संग्रह को सुपरिभाषित बोलने के लिए, आइए हम वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो बिंदु है किसी संग्रह को सुपरिभाषित बोलने के लिए, वो ये है कि हमारा जो संग्रह है वो हमेशा समान रहना चाहिए। संग्रह हमारा हमेशा समान रहना चाहिए। मैं लिख देता हूँ उसे, संग्रह हमेशा, इसका मतलब क्या है वो भी देखेंगे। समान होना चाहिए। समान से हमेशा समान रहना चाहिए से मतलब है कि ऐसा व्यक्तियों के अनुसार वो संग्रह बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग हो। तो मैं लिख देता हूँ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। मतलब वो है कोई भी व्यक्ति उस संग्रह को बनाए वो हमेशा समान होना चाहिए, संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा हमारा बिंदु है सुपरिभाषित बोलने के लिए किसी संग्रह को, वो ये है कि जो हम संग्रह हमारा है वो हमेशा समान होना चाहिए। हमेशा समान से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि मैं उस संग्रह को बनाऊं तो वो कुछ और हो, आप उस संग्रह को बनाएं तब वो कुछ और आए, और या फिर कोई और व्यक्ति उस संग्रह को बनाए तो कुछ और आए। मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग नहीं होना चाहिए, संग्रह हमेशा समान रहना चाहिए, कोई भी उस संग्रह को बनाए। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं। 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो 5 सबसे खतरनाक जानवरों के संग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये देखते हैं कि ये एक सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं है। तो मान लीजिए मैं ये संग्रह अगर बनाता हूं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस संग्रह में कौन कौन से जानवर आते हैं। शेर मुझे लगता है सबसे खतरनाक जानवर, 5 सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। उसके बाद भेड़िया मुझे लगता है इस संग्रह में आता है, और बाकी सांप, भेड़िया है, सांप है, चीता है, बंदर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक और अपने दोस्त के पास गया, मैं उसको बोलता हूँ कि आप ये 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाइए। तो ये भी उसको लगता है, हो सकता है सांप उसके हिसाब से सबसे खतरनाक ना हो, उसको लगता है कि नहीं सांप सबसे खतरनाक 5 सबसे खतरनाक जानवरों में नहीं है। हो सकता है वो शार्क को इसमें संग्रह में नहीं रखा, क्योंकि मेरे अनुसार ये खतरनाक जानवर, हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम माप सके कौन जानवर कितना खतरनाक है। ये निर्भर करता है व्यक्तियों के ऊपर कि उनको कौन सा जानवर खतरनाक लग रहा है। मुझे ये 5 जानवर खतरनाक लगते हैं, किसी और को ये 5 जानवर खतरनाक लगते हैं। तो क्योंकि यह संग्रह व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहा है तो ये समुच्चय नहीं है। मैं लिख देता हूँ, ये जो संग्रह है समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कौन सा संग्रह समुच्चय है, कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है। अगर वो इन दो बिंदुओं को
फॉलो कर रहा है, इनका पालन कर रहा है, तो हम बोल देंगे वो समुच्चय है। पहला बिंदु हमारे पास था संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए, और दूसरा बिंदु है कि संग्रह हमेशा समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग व्यक्ति के लिए संग्रह अलग अलग